आप देख रहे हैं मार्केट आउटलुक 2017 और तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रसेश शाह हैं, नीलेश शाह हैं और साथ ही दिलीप भट्ट हैं। नीलेश, अब एक ऐसे सेगमेंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं जहां पर हमने स्टॉक के अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वाइज बिल्कुल एक टर्न अराउंड देख लिया है। वो है फाइनेंशियल्स, और फाइनेंशियल्स में भी बैंक और एनबीएफसीज। डीमोनेटाइजेशन से पहले एनबीएफसीज हर एक्सपर्ट की प्रिफर्ड लिस्ट में शामिल था। बैंक्स थोड़ा बैकफुट पे थे बैड एसेट क्वालिटी की वजह से, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद अब एनबीएफसीज पीछे आ गए हैं और बैंक्स को इन्वेस्टर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो पसंद कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? इन दोनों सेक्टर्स पर क्या व्यू अभी आप लेकर चल रहे हैं और क्या एनबीएफसीज में पेन अभी और वर्स्ट हो सकता है? एनबीएफसी सेक्टर में एक बिजनेस रिलेटेड इश्यूज है, दूसरा वैल्यूएशन रिलेटेड इशू है। कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, कुछ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंपनीज है, जहाँ पे इस वक्त हमें लग रहा है कि उनकी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ रही है। कलेक्शन इफ़िशिएंसी कम हो रही है, नया बिजनेस कम हो रहा है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र है एनबीएफसी में जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी महंगा लगता है। तो एनबीएफसी क्षेत्र ओवरऑल वैल्यूएशन की वजह से या बिजनेस रिलेटेड इश्यूज की वजह से इस वक्त अंडरवेट करना चाहिए। अभी भी उसमें थोड़ा करेक्शन बाकी है, चाहे प्राइस करेक्शन हो, चाहे टाइम करेक्शन हो, चाहे दोनों हो, बट इसमें एक करेक्शन का दौर अभी भी बाकी है और उसके बाद प्रोबेबली एनबीएफसी सेक्टर्स को देखना चाहिए। जबकि बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त माहौल अलग है। कई लोगों ने अपनी तिजोरी से रोकड़ा निकाल के बैंक में डाल दिया है। अब वो बैंक के कस्टमर बनेंगे, वहाँ पे डिपॉजिट रखेंगे, उनके पास से फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड एक्टिविटी की मशवरा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के बैंक्स में आने वाले 2 या 3 सालों में काफ़ी हद तक ग्रोथ की गुंजाइश है। जो डिपॉजिट ग्रोथ आज 10-12% के आसपास हो रहा है, वो कल को उठ के 18-20% पहुंच सकता है जी। यानी बैंक्स में यहाँ से अच्छे रिटर्न की गुंजाइश है, मिस्टर शाह यही कहते हुए। लेकिन रशिश, कमिंग बैक टू बजट एंड टैक्सेस, एक और राय आपसे लेना चाहेंगे। अब जैसे ऐसा माना जा रहा है कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, रेट कम किया जा सकता है, जो परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है इनकम पर। अगर ऐसा हुआ तो जो डिमांड है या फिर जो सेंटिमेंट्स है, पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी लग रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इससे निवेश बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी? यानी इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस अगर दोनों को लोअर किया गया तो कितना फायदा होगा? एक तो ये जो इनकम टैक्स की जो रिडक्शन है उसके ऊपर आई थिंक टैक्स रेट अगर रिड्यूस हो जाते हैं, रैशनलाइज हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये अभी आई थिंक अभी गवर्नमेंट के पास स्कोप है और अभी ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 1-2 अनाउंसमेंट किए उसमें भी इंडिकेशन आते हैं। तो आई थिंक सम रिफॉर्म ऑन द टैक्स फ्रंट, सम रिडक्शन ऑन द टैक्स फ्रंट विल बी वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी, फॉर द इकोनॉमी, फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर एवरीबडी। सेकंड है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और डिफेंस को लेके। डिफेंस के जो इन्वेस्टमेंट्स जो हमें इंडिया में करने हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ये 2 अच्छे ये इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने बात की कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हो नहीं रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का ये स्पेंडिंग से काफ़ी इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक सेकंड होगा कि गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन टू गेट इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस। तो ये देखिए भी काफ़ी अच्छा होगा। और थर्ड होगा कि ये जो सोशल प्रोग्राम्स है उसमें रैशनलाइजेशन, जो उनका चंदन, आधार, मोबाइल लेड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, अगर इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा तो अच्छा फोकस होगा एग्जीक्यूशन के ऊपर और मोमेंटम आएगा। जी। इनफैक्ट मिस्टर भट्ट, अब सवाल ये है कि 2017 में थीम्स कौन सी होंगी जो प्ले करेंगी? 2016 में हमने एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मेटल्स की ओर से, एनर्जी स्टॉक्स की ओर से, या फिर टू एन एक्सटेंट ऑटो स्टॉक्स ने परफॉर्म करने की कोशिश की। लेकिन क्या लीडरशिप इन्हीं नेम्स में बनी रहेगी 2017 में भी, या फिर नए सेक्टर्स इमर्ज हो सकते हैं? एक थीमेटिक जो बहुत एकदम ध्यान में आ रहा है वो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। ये जो डीमोनेटाइजेशन का जो हमने देखा उसमें ये पता चल रहा है कि काफ़ी लोग जो स्मॉल रिटेल फॉर्मेट्स है उससे दे आर गोइंग इनटू सम ऑफ द मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट्स, वेयर दीज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट्स हैव ऑल द मैकेनिज्म्स टू डील विथ अ कैशलेस ट्रांजैक्शंस। तो वो हमने देखा कि पिछले 2 महीनों में भी उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है। और हम
अगर थोड़ा आगे चलते हैं कि अगर जीएसटी भी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो शायद अभी भी ऑर्गेनाइज रिटेल को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, उनका टर्नओवर काफ़ी बढ़ेगा, उनकी इकोनॉमिक्स चेंज हो सकती है। तो थीमेटिक वाइज ये एक सेक्टर ऐसा लग रहा है विच विल बी द सिंगल बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ डीमोनेटाइजेशन एज वेल एज इंडिया मूविंग टुवर्ड्स अ कैशलेस सोसाइटी। जी जी जी। इनफैक्ट नीलेश जी, आपके सेक्टोरल प्रेफरेंसेस क्या हैं? किन सेक्टर्स पर आप अंडरवेट या फिर ओवरवेट हैं 2017 के लिए? दूसरी चीज़ ये अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर के मूवमेंट की है। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ये दोनों चीज़ें ने मिला के अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो टैक्स आर्बिट्राज करके ऑर्गेनाइज सेक्टर को कंपटीशन देता था उसका आर्बिट्राज लेवल कम कर दिया है। हो सकता है कि उनका बिजनेस धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव कर दे। सो चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे कंज्यूमर वाइट गुड्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो, कई सारी ऐसी कंपनीज है जो आज की तारीख में ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अनफेयर कंपटीशन की वजह से सही टाइप का ग्रोथ या मुनाफा नहीं दिखा सकती है। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से जब इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर टैक्स कंप्लायंस का बर्डन बढ़ेगा तो धीरे धीरे उनका बिजनेस ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव करेगा और उसके तहत आप इस टाइप के स्टॉक में निवेश करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। सो इस वक्त हमारा जो ओवरवेट है वो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर की मूवमेंट की तरफ है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। जी चलिए, शुक्रिया नीलेश जी। राजेश जी आपका भी, मिस्टर भट्ट आपका भी, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज आपने 2017 के लिए शेयर किए और आप तीनों को हैप्पी न्यू ईयर जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से। मार्केट आउटलुक 2017 में इतना ही। नमस्कार।